हे देयर, वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार क्लास चैनल। आज की जो वीडियो है एक न्यू पोइम के ऊपर, फ्लेमिंगो बुक से पोइम नंबर 5, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो चलिए सबसे पहले इसका टाइटल ही समझते हैं कि आंट जेनिफर्स अपोस्ट्रोफी एज टाइगर्स। आंट जेनिफर, सबसे पहली बात तो ये कि आंट जेनिफर है कौन? क्या ये एडन रिच जो हमारे पोइट्स हैं इनसे कोई लेना देना है, कोई रिश्तेदार है? ऐसा नहीं है। इसके जो स्पीकर इस पोइम के वो अननोन ही हम कंसीडर करेंगे कि इसको जो पोइम को कहने वाला कोई भी हो सकता है, उनकी नीज हो सकती है, नेफी हो सकता है, लेकिन ये अननोन है। एडन रिच इनके बारे में बता रही है, ये है कौन, क्या इनकी लाइफ को जानती थी, क्या उनको पहचानती थी, तो क्या है? असल में आंट जेनिफर एक ऐसी औरत जो आंट है, इसका मतलब वो काफ़ी उम्र ले चुकी है, शादी के बाद बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैरिड लाइफ कैसी होती है। और जो जेनिफर है असल में ये एक कॉमन नेम है, कोई भी कॉमन नेम ले लिया जो पूरी वुमेनहुड, औरतों का जो पूरा जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है कि औरतें कैसा फील करती है, कैसा फेस करती है आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद में उनकी ज़िंदगी में कैसा हो जाता है, कैसी लाइफ बन जाती है, तो उसको डिस्कस करती है। तो आंट जेनिफर के थ्रू सभी औरतों की लाइफ को ही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आंट जेनिफर के टाइगर का क्या मतलब है? आंट जेनिफर क्या कर रही है? एक कपड़े के पीस पर कुछ बना रही है, एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है। और वो क्या किया उसने टाइगर्स बनाए। यानी जैसे हम देखते हैं कि पुराने टाइम में औरतें कोई मोर बनाती थी, कोई है ना, तितलियां बनाती थी, कबूतर बनाती थी, तोते बनाती थी, लेकिन यहाँ पर आंट जेनिफर टाइगर्स बना रही है। लेकिन यहीं पर अपने को ये बात समझनी जरूरी है कि टाइगर्स क्यों बना रही है, मतलब टाइगर कौन बनाता है? तो असल में ये एक इमेज, यहाँ पर एक डिवाइस कहेंगे, इमेज यूज की है नेचर से टाइगर्स की। वाई ओनली टाइगर्स, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ पावर, ब्रेवरी, डोमिनेंस। तो असल में टाइगर्स को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो क्योंकि खुद की लाइफ के अंदर वो एनर्जी, वो पावर नहीं है, तो आंट जेनिफर वो बना रही है जैसा वो बनना चाहती है खुद। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रास्ट है कि कहाँ वो टाइगर्स बना रही है जो बहुत ही पावरफुल है और खुद कैसी कमजोर है, डरी हुई, शादी के बंधनों में बंधी हुई, पति के पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो एक बर्डन होता है या एक डोमिनेंस होता है उसको सहती हुई। तो एकदम कॉन्ट्रास्ट को शो किया हुआ है। तो पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम जब पढ़ेंगे तो हमें पूरा आइडिया इसके बारे में हो जाएगा कि है क्या। चलो शुरू करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। एड्रिन रिच, असल में इनका फुल नेम है एड्रिन सेसेल रिच, 1929 to 2012 लाइफ स्पैन है। वॉज बोर्न इन बैल्टिमोर, मैरीलैंड, यूएसए। तो यूएसए के अंदर ये पैदा हुई, इसका मतलब अमेरिकन पोएट है। She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She is widely known, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वाइड लेवल पर, बड़े लेवल पर फेमस है फॉर हर इन्वॉल्वमेंट। किसके लिए इन्वॉल्वमेंट? अपने आप को ये इन्वॉल्व करती है किसके अंदर? इन द कंटेम्परेरी वीमेंस मूवमेंट। कंटेम्परेरी समकालीन, उनके टाइम के, जब वो जिंदा थी उस टाइम के जितने भी औरतों को लेकर जो मूवमेंट हुए, औरतों के राइट्स को, अधिकारों को लेकर जो आंदोलन हुए, उसके अंदर ये पार्टिसिपेंट थी, उसके अंदर हिस्सा लेती थी। लेकिन कैसे? एज अ पोइट, सिर्फ पोइट के तौर पर, खुद नहीं जाती थी वहाँ सड़कों पर, पोइट के तौर पर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ हर बार की, जब कारगिल वॉर चल रहा था तो वहाँ पर सिंगर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया। हम जानते हैं कि लता मंगेशकर ने गीत गाया था बहुत ही सुंदर, क्या मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो अपने वहाँ घर पर बैठे हुए ही अपने टैलेंट के थ्रू, अपने गाने के थ्रू उन्होंने जो काम किया, पूरे देश को एक साथ एकजुट खड़ा कर दिया। सैनिकों के अंदर जो कमजोर पड़ गए थे क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा था, जिनके निशाने पर थे, मुश्किल थी चढ़ाई और लड़ाई, तो वहाँ पर सबको एक संबल, हिम्मत मिली। तो कहने का मतलब उन्होंने एक सिंगर होने के तौर पर भी अपना काम बखूबी निभाया। तो एक एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट, और थ्योरिस्ट के तौर पर इन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया है, खुद अपना काम किया है, थ्योरी भी इन्होंने प्रेजेंट की है। शी हैज पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। इन्होंने पूरे 19 वॉल्यूम्स, संग्रह, कलेक्शन पोइट्री के इन्होंने प्रिंट करवाए हैं, पब्लिश किए हैं। ओके, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, 3 कलेक्शन इनके एसेज एंड अदर राइटिंग्स के भी हैं। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म, ये जो एड्रिन रिच है, इनके वर्क्स के थ्रू हमें दिखता है साफ साफ कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मीन्स विरोध करना। ये बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस करती है, विरोध करती है किसका? रेसिज्म का, जहाँ पर रेस के अकॉर्डिंग भेदभाव होता हो, राइट, रेस के अकॉर्डिंग, जाति के अकॉर्डिंग। जैसे कौन सी रेस यहाँ पर बात हो रही है? मेल एंड फीमेल, मेल रेस और फीमेल रेस। तो यहाँ पर जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसी को ये हिट करती है, उसका विरोध करती है। मिलिट्रिज्म है खोज, और मिलिट्रिज्म जिस भी कंट्री में मिलिट्री रूल करती हो, जहाँ पर मिलिट्री की चलती हो, जब गन पावर आपके पास हो, वहाँ पर आप जो चाहेंगे वो करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा टॉर्चर जिनको किया जाएगा, वो वहाँ की औरतें होती है। तो मिलिट्रिज्म या मिलिट्री रूल के खिलाफ भी ये है, और ये इनका जो विरोध है, एकोज, ये गूंजता है, साफ साफ दिखता है कहाँ? थ्रू हर
वर्क, इनके वर्क के थ्रू, ये जो भी पोइम लिखती है, एसेज लिखती है, थियोरीज लिखती है, उसमें साफ साफ उनके राइटिंग के थ्रू दिखता है कि वो कितने विरोध में हैं इन चीज़ों के। तो फीमेल या विमेन एम्पावरमेंट जो होती है उसके लिए काम करने वाली ये एक पोइट थी। द पोएम आर्ट जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस, नाउ दिस पर्टिकुलर पोएम आर्ट जेनिफर टाइगर्स एड्रेसेस, ये एड्रेस करती है किसको? द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस। द कॉन्स्टेंट्स मीन्स क्या होता है? डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें या मुश्किल टाइम है ना, सो इट इज डिफिकल्टीज। और मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस, एक औरत अपनी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करती है, जो परेशानियां उठाती है, जो सफ़र करती है, उसी को ही इस पोएम के अंदर एड्रेस किया हुआ है, उसी को बताया हुआ है। तो कुल मिला के ये सिर्फ आर्ट जेनिफर की कहानी नहीं है, ये लाखों उन औरतों की कहानी है जो लगभग 1950s के ड्यूरिंग थी, क्योंकि उस टाइम में औरतों को सिर्फ एज ए स्लेव काम करने के लिए ही समझा जाता था, और जो विमेन एम्पावरमेंट का तो दूर दूर तक नाम नहीं था, कोई राइट्स नहीं थे, तलाक भी नहीं ले सकती थी, राइट। इसके अंदर ऐसा आएगा भी, सही मैं आपको वापस आपको रिमाइंड करवाऊंगा। तो इस तरह से ये पोएम है जो औरतों के बारे में डिस्कस करती है। तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे बिफोर यू रीड, पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसका आइडिया लेते हैं कि है क्या। बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? इस पोएम का टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है? अभी हमने डिस्कस किया किस बारे में है ये। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स? तो क्या टाइगर्स के ऊपर आपको दूसरी पोएम्स को याद आ रही है? तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ऐसे पोएम्स किए होंगी। जू इन द टाइगर है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसके अंदर भी टाइगर का डिस्क्रिप्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा रिकॉल करवाता है कि टाइगर्स की इमेज हमारे दिमाग में आ जाए, तो हमें पता चले कि टाइगर कितने पावरफुल होते हैं। तो कितने पावरफुल होते हैं, उसी पावरफुल सिंबल को यहाँ पर आर्ट जेनिफर कंपेयर कर रही है खुद से, कि खुद कितनी कमज़ोर है और दूसरी तरफ जो टाइगर है वो कितने मजबूत या पावरफुल है। तो आर्ट जेनिफर कंपेयर कर रही है, मतलब जो हमारे जो भी पोएट है वो कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन बना तो खुद ही रही है ना एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो एक तरह से इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन तो वो कर रही है। तो हम इस पोएम को शुरू करें उससे पहले कुछ इसका आइडिया ले लेते हैं कि पोएम है किस बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस पोएम की थीम क्या है। तो ये थीम क्या है? इस बैटल फॉर द वीमेंस इंडिविजुअलिटी। ये एक लड़ाई है असल में औरतों की इंडिविजुअलिटी के ऊपर। इंडिविजुअलिटी औरतों की पहचान ही नहीं है। देखते हैं कि घूंघट के अंदर उम्र निकल गई, पति के साथ ही नाम जुड़ता है, खुद की कोई पहचान है ही नहीं। तो वुमेन की जो इंडिविजुअलिटी है उसके लिए लड़ाई है, और सेल्फ एक्सप्रेशन और खुद को एक्सप्रेस करने की बात, कि औरतों को हमेशा पीछे रखा जाता है। घर के कोई भी डिसीजन लेने हो तो औरतें बाद में आती है, पहले नहीं। तो वो जो सेल्फ एक्सप्रेशन भी इनसे छीना गया है, उसके लिए एक लड़ाई है। और खास करके कहाँ पर? पैट्रियार्कल कल्चर के अंदर। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पैट्रियार्कल कल्चर है, पिता से रिलेटेड बेटे को, बेटे से आगे बेटे को, यानी उसमें फीमेल कहीं नहीं होती। तो ऐसे समाज में रहते हैं, तो वहाँ पर एक लड़ाई है अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए। एंड इस पोएम का जो सेंट्रल मैसेज है वो है जेंडर ऑपरेशन, यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग जो दमन किया जाता है, जो शोषण किया जाता है, एंड सब्जुगेशन इन ट्रेडिशनल मैरिजेस। जो ट्रेडिशनल मैरिज होती है उसके अंदर औरतों को किस तरह से एज ए स्लेव ही समझा जाता है, उनका शोषण ही होता है। तो ये एक सेंट्रल मैसेज है। अगर इसकी थीम की शॉर्ट पार्ट में हम बात करें तो थीम में इसमें आ जाता है डेथ, राइट। डेथ के अलावा डिज़ायर, राइट, और रिलेशनशिप। तो ये कुछ इसके अंदर थीम्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पोएम के स्ट्रक्चर की बात करें, जो पोएम है वो 3 क्वार्टर्स के अंदर है। क्वार्टर्स, 4 लाइन का स्ट्रेंजा, दैट इज क्वार्टर, और जिसकी कॉमन सी एक राइम स्कीम AABB है, बड़ी सिंपल है। जो एंड्रेडिच है, इन्होंने जो इसके अंदर मीटर का यूज़ किया है, तो बेसिकली तो इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर का ही यूज़ किया है, लेकिन कुछ कुछ लाइन्स में इन्होंने क्या किया है? ट्रोची का यूज़ किया है। ट्रोची क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है आयम्बिक पेंटामीटर का, जिसके अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है फ्लोड बाय अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, और जबकि आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है? अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। इस तरह से जो सिलेबस चलते हैं, तो यहाँ पर ट्रोची का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए फिर इस पोएम को शुरू करते हैं अब फर्स्ट स्ट्रेंजा से, और यहाँ से शुरू करते हैं कि आर्ट जेनिफर टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस अ स्क्रीन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि असल में हो क्या रहा है। आर्ट जेनिफर, जिनकी शादी को बहुत साल हो गए और अपने घर में बैठी हुई है, और घर पे बैठे हुए क्या कर रही है? वो एक क्लोथ के पीस पर ये फ्रेम लगा हुआ है लकड़ी का, जिसके अंदर वो एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है, और एम्ब्रॉयडरी में बना क्या रही है? वो बना रही है टाइगर्स। ओके, टाइगर्स बना रही है। तो सिंपल से एक्शन है कि आर्ट जेनिफर टाइगर्स, जो पोजेशन को शो करते हैं, प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। नाउ प्रेंस इज टू जंप एंड रन अक्रॉस, इधर से उधर, अ स्क्रीन। स्क्रीन कौन सी है? ये रही स्क्रीन। तो असल में हो कह रहा है आर्ट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं वो एक स्क्रीन के ऊपर इधर से उधर प्रेंस कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि टाइगर जो एम्ब्रॉयडर्ड हैं, यानी अपने सुई धागे से जो कपड़े के ऊपर बनाए हुए हैं, वो नकली टाइगर्स हैं। क्या वो टाइगर्स स्क्रीन के ऊपर प्रेंस कर सकते हैं? एक साइड से दूसरी साइड जंप करते हुए रन कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है।
तो यहाँ पर कहने का मतलब एक आइडिया है, वो क्या है कि असल में टाइगर्स तो वो दौड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर फिर भी टाइगर्स को दौड़ते हुए दिखाया गया है। तो असल में वो टाइगर्स नहीं दौड़ रहे, ये एक विश को रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी विश? ये आंट जेनिफर की विश है। कौन सी विश? कि वो टाइगर्स के जैसे ही जंप करना चाहती है। जंप का मतलब क्या है? फ्री रहना चाहती है, वो चाहती है फ्रीडम, इसीलिए तो टाइगर्स बना रही है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि टाइगर से क्यों बनाए, कोई और एनिमल क्यों नहीं बनाया? टाइगर्स पावरफुल है, लॉयन भी तो पावरफुल है, लेकिन लॉयन सिर्फ ताकत के मामले में है लेकिन दौड़ नहीं सकता। टाइगर्स हर हिसाब से, हर एंगल से शानदार क्रीचर है। तो वहां पर वो टाइगर्स जैसा खुद को बनाना चाहती है, बनना चाहती है, तो इसीलिए टाइगर्स को ही एम्ब्रॉयडरी वर्क में बना रही है। और वहां पर टाइगर्स को दौड़ते हुए दिखाने का मतलब क्या है? असल में वो खुद टाइगर्स के जैसे फ्री होना चाहती है। और फर्स्ट पार्ट ये जो है, यानी जो फर्स्ट स्टेंजा है, थोड़ा सा इसके अंदर जो मूड है वो नेगेटिव नॉस्टैल्जिक मूड दिखाया हुआ है कि जो हमारी आंट जेनिफर है वो बैठी हुई है घर के अंदर और काफ़ी दुखी है। दुखी इसलिए जो मैरिटल जो एक बर्डन होता है, शादी के बाद के जो प्रॉब्लम्स होती है उनको फेस करने की वजह से। तो यहाँ पर क्या दिया है कि आंट जेनिफर के टाइगर स्क्रीन के ऊपर जंप कर रहे हैं। कैसे हैं दिखने में ये? ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। नाउ ब्राइट टोपेज किसके जैसे? किसी के जैसे कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें पता है यहाँ पर मेटाफर डिवाइस का यूज किया हुआ है कि दिखने में ये टाइगर्स जो है ब्राइट, बिल्कुल चमकीले टोपेज जैसे है। व्हाट इज टोपेज? पुखराज, एक जेम होता है जो इंडेक्स फिंगर के अंदर पहना जाता है। तो देखो एक कंपैरिजन कर दिया, बिल्कुल येलो कलर का। तो कैसे होते हैं टाइगर दिखने में? ब्राइट टोपेज जैसे। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन्स मींस क्या होता है? ड्वेलर्स और इनहेबिटेंट्स, दैट मींस निवासी। ये जो ब्राइट टोपेज जैसे दिखने वाले टाइगर्स निवासी हैं और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ऐसा कौन सा वर्ल्ड है जो ग्रीन होता है? असल में वर्ल्ड ऑफ ग्रीन होता है फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले। यानी आप जहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको इस तरह से समझे कि ये कपड़े के पीस के ऊपर जो टाइगर्स वो बना रही है, तो बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन दिया है, राइट। तो जो कि रिजेंबल करता है कि ओरिजिनल जंगल के अंदर जब टाइगर घूमता है तो बैकग्राउंड ग्रीन होता है जंगल के अंदर, यानी अपने घर में। यहाँ पे एक आइडिया समझो कि जब वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हम बात करें जंगल की, राइट, तो चाहे हम उस एम्ब्रॉयडरी से आइडिया ले रहे हैं, लेकिन जंगल की बात हो रही है। जंगल क्या है? असल में टाइगर का घर है। तो अपने घर में टाइगर्स कैसे होता है? नीडर। जैसे हमने 10th के पोएम में पढ़ा तो अगर टाइगर इन द जू है, कंपैरिजन था कि जू के अंदर टाइगर कैसा है, लेकिन अपने घर में अगर होता तो कैसा वो बेबाक एंड कितना पावरफुल एंड एग्रेसिव और डेंजरस होता। तो कहने का मतलब अपने घर में, दैट मीन्स व्हेन यू आर कंफर्टेबल। सो लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंपैरिजन कंटिन्यूस चलेगा पूरी पोएम के अंदर कि कंपैरिजन टाइगर का आंट जेनिफर के साथ, कि टाइगर पावरफुल है, आंट जेनिफर कमजोर है। वो अपने घर पर है जबकि आंट जेनिफर अपने घर पर पड़ी हुई है। टाइगर दिखने में अपने घर में कैसे है? ब्राइट होप है, बिल्कुल सुंदर दिखते हैं, जबकि दूसरी तरफ आंट जेनिफर कैसी है? शादी करके, काम कर करके, घर के बच्चों के, है ना, उनको बड़ा करके बर्तन धो धो के हालत खराब हो गई है, रंग उड़ गया है। बिल्कुल कंपैरिजन है। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, जबकि ये टाइगर जो है इतने फियरलेस है। दे डू नॉट फियर, ये डरते नहीं है, द मैन बीनीथ द ट्री। अगर जंगल में किसी पेड़ के नीचे अगर एक मैन खड़ा हुआ हो, ये मैन कौन हो सकता है? ये मैन कोई शिकारी हो सकता है जो वहां पर खड़ा हुआ है। तो अब आप सोच के देखिए कि टाइगर अगर अपने घर में जंगल में है, वो कितना नीडर होता है, कितना फियरलेस होता है। और वहां पेड़ के नीचे अगर कोई शिकारी खड़ा है तो वो उससे डर के दुम दबा के भाग नहीं जाएगा, चाहे उसके पास बंदूक हो। लेकिन क्योंकि टाइगर अपने आप में इतना ब्रेव है, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि उसके पास जो टूल होने चाहिए वो टूल है उसके पास। क्या टूल है उसके पास? उसके पास नाखून है, उसके पास दांत है। तो कहने का मतलब इसी वजह से तो वो डेडली है, उसका एक पंजा पड़ जाए तो खाल उतार दे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टाइगर अपने घर में कॉन्फिडेंस के साथ रहता है, उसके पास अपने खुद के टूल होते हैं, उसको कोई हरा नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ जो कौन है? आंट जेनिफर अपने ही घर में है, कॉन्फिडेंट नहीं है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। और बीनीथ द मैन, यानी वहां तो वो शिकारी से भी नहीं डरता, लेकिन दूसरी तरफ आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डरती है। डर लगता है क्योंकि मैरिज जो एक्सपीरियंस है इनका वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उस टाइम में होता भी नहीं था, जब औरतों के पास अधिकार ही नहीं होते थे तो उनका शोषण ही किया जाता था। ओके, दे पेस इन स्लीक शिवैल्रिक सर्टेनिटी। और ये जो टाइगर्स हैं ये क्या करते हैं? दे पेस, पेस का मतलब दौड़ना, इन स्लीक, स्लीक का मतलब होता है बहुत ही एलिगेंट तरीके से, एलिगेंटली। यानी जब ये टाइगर्स जंगल के अंदर होते हैं और जब ये दौड़ते हैं तो एक एलिगेंसी दिखती है उनके मूवमेंट्स के अंदर। शिवैल्रिक, now chivalric means brave. Chivalric word has a deeper meaning. Now chivalric मतलब बहादुर होता है, लेकिन बहादुर के साथ साथ ये यूज होता था नाइट्स के लिए, उनकी बहादुरी के लिए। नाइट्स जो पुराने टाइम में योद्धा होते थे उनको कहते थे, एक टाइटल था, उनके लिए यूज होता है। उसके अलावा साथ ही ये यूज होता है मॉडर्न टाइम के अंदर courteous treatment of women,
यानी विमेन का जो कर्टियस ट्रीटमेंट होता है कर्टसी के साथ, उसके लिए भी यूज होता है। तो ये कहने का मतलब टाइगर के साथ कंपैरिजन चल रहा है आंट जेनिफर का, तो उसी के लिए इसका यूज हुआ है। होती है सर्टेनिटी इज सर्टन, व्हेन यू आर सर्टन दैट मींस कॉन्फिडेंस। जब आपको लगता है कि मुझे इस तरफ जाना है, मुझे शिकारी पे हमला करना है, आई एम सर्टन अबाउट दिस, और वो जो हमला होगा वो बिल्कुल ब्रेवनेस के साथ होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर वापस से समझे कि टाइगर जो होते हैं किसी पेड़ के नीचे खड़े हुए इंसान से नहीं डरते, शिकारी से नहीं डरते, इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और उसी कॉन्फिडेंस के अंदर ये दौड़ते हुए किसमें दौड़ते हैं, बड़े एक मूवमेंट के साथ, एक एलिगेंसी के साथ, शिवैलरिक बहादुरी के साथ एंड सर्टेनिटी के साथ ये हमला करते हैं। तो ये तो तब की बात है जब टाइगर अपने घर में हो, जबकि दूसरी तरफ आंट जेनिफर अपने घर में अपना मनपसंदीदा काम कर रही है। टाइगर्स जब जंगल में होते हैं ना, वो अपना मनपसंदीदा काम करते हैं, क्या, पड़े रहते हैं, छाया के अंदर पड़े रहते हैं। अच्छा, उनको अच्छा लगता है, शिकार करना अच्छा लगता है, जब वो जंप करते हैं किसी के ऊपर, जब दांतों के नीचे दबा लेते हैं किसी की गर्दन को, उनको अच्छा लगता है। दूसरी तरफ आंट जेनिफर को देखें कि इनका मनपसंद काम क्या है, इनका मनपसंद काम है एम्ब्रॉयडरी वर्क करना, इनको अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन है दोनों के बीच में कि आंट जेनिफर यहाँ डरपोक है और वो बना क्या रही है, टाइगर्स बना रही है जो कितने बहादुर होते हैं। आयरनी है यहाँ पर, राइट, कि कैसे बना रही है कितना एक पावरफुल जानवर और खुद कितनी कमजोर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस तरह से कंपैरिजन चल रहा है कि वो किसी से नहीं डरता टाइगर, लेकिन आंट जेनिफर जो है उसके मूवमेंट में जो वो काम कर रही है उसके अंदर ना तो स्लीकनेस है, ना वो बहादुरी से कर रही है, ना ही वो सर्टन है, अपने ही डिसीजन को लेकर, अपने ही काम को लेकर सर्टन नहीं है, हमेशा डरी हुई रहती है। तो इस तरह का एक नॉस्टैल्जिक मूड यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में देखने को मिलता है कि कितनी वो डरी हुई, सहमी हुई है। ओके, थर्ड एंड फोर्थ लाइन की स्टार्टिंग सेम है, दे एंड दे, तो हमें पता है जब स्टार्टिंग सेम होती है तो कौन सी डिवाइस होती है, दिस इज एनाफोरा। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेंजा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा आइडिया है किसके ऊपर। यहाँ पर आंट जेनिफर अपने एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर, और टाइगर्स बना रही है, जो कि असल में कंपैरिजन है कि वो टाइगर जैसा बनना चाहती है, जबकि उसके अपोजिट वो खुद जो है काफ़ी डरी हुई सी है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड नंबर स्टेंजा वो क्या कहता है इसके अंदर। तो सी, ओके, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। क्या हो रहा है, दिस इज वूल। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, जब आंट जेनिफर अपना काम कर रही है तो उनकी जो फिंगर्स है क्या कर रही है, फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वूल में से फ्लटरिंग चल रही है। अब फ्लटरिंग का मतलब फ्लटर, फड़फड़ाना या स्पीड से काम करना भी होता है, लेकिन फ्लटरिंग का मतलब शिवरिंग भी होता है। जब वो वूल के साथ काम कर रही है तो उसके मूवमेंट्स तो थोड़े फास्ट है, ठीक है, लेकिन साथ में काम भी रही है। डर लग रहा है क्योंकि हस्बैंड अगर आ गया तो उसको मारेगा, उसकी पिटाई करेगा। तो कहने का मतलब एक डर, मैरिटल एक लाइफ एक एक्सपीरियंस जो बुरा है, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है आंट जेनिफर का, तो वो उससे डर की वजह से उसके हाथ वहाँ पर फिंगर्स जो है वो कांप रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। फाइंड का मतलब पाना या लगना, सीम्स, क्या लगता है उनको, इवन द आइवरी नीडल। नाउ आइवरी, आइवरी क्या होता है, हाथी दांत, हाथी के दांतों से बने हुए नीडल्स, पहले आजकल स्टील से बनते हैं लेकिन पहले हाथी के दांतों से बने होते थे। आइवरी नीडल्स, नीडल हार्ड टू पुल, जो उनको पुल करने में हार्ड लग रहे हैं। फिर से यहाँ पर आयरनी है, नीडल बनी हुई किससे है, आइवरी, जो किसके होते हैं, एलिफेंट। एलिफेंट क्या होता है, पावरफुल क्रीचर ऑफ द जंगल, अपने वेट के हिसाब से, पावर के हिसाब से इतने पावरफुल जानवर के दांतों से बने हुए नीडल है, जबकि दूसरी तरफ आंट जेनिफर के हाथ इतने कमजोर हैं कि वो उसको कपड़े में से पुल भी नहीं कर पा रही है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। अगेन आयरनी। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आंट जेनिफर इतनी ज्यादा डरी हुई है, इतनी ताकत चली गई। अब ताकत कहाँ चली गई, समझे, ओल्ड एज की वजह से और फैमिली की आज तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करते करते, बच्चों के कपड़े धोते हुए, परांठे बनाते हुए, खाना बनाते हुए, जिम्मेदारियां घर में रहते हुए इतनी आज तक निभाई है कि अब हाथों में से वो जान चली गई है, पावर खत्म हो गई है, डर लगता है हस्बैंड से अभी भी। तो कहने का मतलब ये इनकी जो मैरिड लाइफ थी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ओके, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, आगे वाली लाइन जो है वो अच्छी हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, बैंड मीन्स रिंग। ओके, द मैसिव मतलब होता है टू मच, बहुत ज्यादा वेट, वेट मतलब भार, और अंकल्स वेडिंग, अंकल की वेडिंग बैंड। असल में क्या है, आंट जेनिफर जब काम कर रही है तो आंट जेनिफर की फिंगर्स में क्या है, अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की पहनाई हुई वेडिंग बैंड, वेडिंग रिंग है जो इन्होंने पहनी हुई है। लेकिन लिखा क्या है, मैसिव वेट, कि उस रिंग का भार जो है बहुत ज्यादा है। अब इतना कितना भार ज्यादा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि 5 या 10 तोले की अंगूठी पहना दी, अंगूठी जितनी होती है उतनी है, 3, 4, 5 ग्राम, 1 तोले की, बस, इससे ज्यादा क्या होगी। लेकिन मैसिव वेट क्या है, रिंग का वेट ज्यादा नहीं है, उस रिंग के साथ आई हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वेट ज्यादा है।
जब शादी होके आती है तो सिर्फ रिंग पहनने से काम नहीं चलता, रिंग के साथ साथ हस्बैंड के परिवार की, हस्बैंड की, उसके बाद बच्चों की, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। तो उनका भार बहुत ज़्यादा है जो उनके हैंड के ऊपर टिका हुआ है। सिट्स हैवीली, और वो जो भार है, सिट्स बैठा हुआ है हैवीली, बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, किसके ऊपर? आंट जेनिफर के हैंड के ऊपर, राइट। तो आंट जेनिफर के हैंड के ऊपर वो भार बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि अंकल्स वेडिंग बैंड, अब यहाँ पे भी थोड़ा वापस समझे कि अंकल्स वेडिंग बैंड अभी तक पोजेशन नहीं दिया। वो रिंग भले ही आंट के उंगली में है, लेकिन पोजेशन किसका है? अंकल्स वेडिंग बैंड। इतने सालों से आंटी के हाथ में है, तो अब तक वो आंटी का पोजेशन नहीं हुआ उस पर। अंकल की वेडिंग बैंड, इसका मतलब अभी भी पोजेशन अंकल का है। एंड हु इज द मास्टर? मास्टर अंकल ही है। तो आंट जेनिफर क्या हुई फिर? स्लेव। अभी तक स्लेव वाली जिंदगी है, अभी तक अपना राइट उस अंगूठी के ऊपर भी नहीं आया जिसको पूरी उम्र से वो अपनी उंगली में पहने हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कितनी ज़्यादा पावरफुल थी उस टाइम। ओके, सिट्स हैवीली। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि अगर आंट जेनिफर के उंगली में वो अंगूठी है जो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उसको निकाल के क्यों नहीं फेंक देती? क्यों नहीं? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया 1950s के टाइम में ये जो डाइवोर्स वगैरह का ऐसा कोई राइट वगैरह था ही नहीं, तो वो उसको उतार नहीं सकती। उसके बाद भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे बड़े हो गए, है ना, जिम्मेदारियां हो गई, तो वहाँ पर वैसे हाथ नहीं छुड़ाया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो रिंग निकाल के फेंक नहीं सकती। वो सिट्स हैवीली, वो रिंग जो है हैवीली बैठी हुई है, ओके, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। कहाँ पर? आंट जेनिफर के हैंड के ऊपर। अब जब मैं कहता हूँ आंट जेनिफर के हैंड पर बैठी है, इसका मतलब आंट जेनिफर की लाइफ पर बैठी हुई है। उसकी लाइफ इससे अलग नहीं है, वो पीछा नहीं छुड़ा सकती। तो कुल मिला के आंट जेनिफर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, और इस एज के अंदर, इस टाइम पे वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछा नहीं छुड़ा सकती। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि आंट जेनिफर क्यों ऐसा जो है नहीं कर पा रही, क्यों अपनी लाइफ नहीं जी पा रही अपने अकॉर्डिंग। तो वो नहीं जी सकती क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। लेकिन ऐसी लाइफ कब तक जिए कोई? आंट जेनिफर सोचती है कि ऐसी लाइफ कब तक जिएंगे, ऐसी बर्डन वाली और टॉर्चर होकर जीने वाली, डर डर के जीने वाली। तो आंट जेनिफर जब सोचती है कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब उम्र हो गई है और अब तो बस मरे ही पीछा छूटेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में बुजुर्गों को ऐसी बात करते हुए सुनते भी हैं कि अब तो मरे तो पीछा छूटे, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है। तो आंट जेनिफर यहाँ पर एक विश शो करती है कि मरने के बाद तो एटलीस्ट वो फ्री हो जाएगी इस चंगुल से, शादी की जिम्मेदारियों से, एक फ्रीडम वाली लाइफ वो ले पाएगी मरने के बाद। ऐसी होप है। लेकिन ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, देखते हैं लास्ट स्टेज के अंदर क्या दिया हुआ है इसके अंदर। व्हेन आंट इज डेड, लास्ट में यानी आफ्टर डेथ, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे आफ्टर डेथ कि मौत के बाद क्या होगा। व्हेन आंट इज डेड, जब लास्ट में आंटी जो है वो मर चुकी होगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके जो टेरिफाइड हैंड्स, अभी जो हाथ है वो कैसे हैं, शिवरिंग है, कांप रहे हैं, लेकिन जब ये हाथ कांपना बंद करेंगे एंड विल लाई, और पड़े रहेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे बिना किसी खौफ के, क्योंकि मर चुकी होगी तब की बात हो रही है। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय, लेकिन आज़ादी नहीं मिली, अभी भी फ्रीडम नहीं मिली। कैसे? क्योंकि स्टिल अभी भी उनके जो हाथ हैं रिंग्ड होंगे विद ऑडियंस। अब थोड़े वर्ड्स देखते हैं। ऑडियंस का मतलब होता है ट्रायल्स, या हम कहेंगे बैड एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, शादी वाली जो लाइफ है उसके बैड एक्सपीरियंसेस ऑडियल। एंड शी वाज मास्टर्ड बाय मींस रूल्ड बाय, जिनसे उनकी लाइफ आज तक रूल हो रही थी, मास्टर्ड बाय हो रही थी। नाउ सी रिंग्ड, नाउ दिस रिंग हैज टू मीनिंग्स। फर्स्ट रिंग इज द symbol of married life, like it's a ring of metal, like of gold or anything else. रिंग जो है वो रिंग है जो नॉर्मल है, अभी भी उसकी उंगलियों में वो रिंग है। अब रिंग मैं चाहे वैसे निकाल दूं, लेकिन पत्नी तो वो अभी भी उसी अंकल की है, क्या वो उससे फ्रीडम थोड़ी मिली, अभी भी उसी का नाम जुड़ा हुआ है। एंड सेकंड रिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन रिंग का मतलब व्हेन यू आर सराउंडेड विद समथिंग, राइट, व्हेन यू आर सराउंडेड बाय समथिंग, यू आर नॉट फ्री फ्रॉम इट, इन दैट वे यू कैन यूज दिस वर्ड रिंग। नाउ she was thinking that after death she will become free and like she will get freedom, but what happened to her that still her hands are ringed with audience, अभी भी उसके हाथ ringed हैं, यानी surrounded by और encircled by, no encircled, that is ring, encircled by audience she was mastered by। जिंदा रहते हुए जिन ऑडियंस से उसकी लाइफ रूल हो रही थी, यानी जिंदा रहते हुए बैड एक्सपीरियंस हुए होंगे, कोई हस्बैंड ने कभी बुरी तरह से मारा होगा, पिटाई की होगी, है ना, कुछ बैड एक्सपीरियंस थे। जिंदा रहते हुए जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, हाथ क्यों कांप रहे थे, पति से क्यों डर रही थी, क्योंकि पहले कुछ ऐसा हुआ होगा। यानी जिंदा रहते हुए जो खौफ के अंदर वो जी रही थी, मरने के बाद भी उन्हीं ऑर्डियल से उसके हैंड्स, उसकी लाइफ जो होगी वो रिंग्ड होगी, यानी मरने के बाद भी आज़ादी नहीं है। कैसे?
मरने के बाद कैसे नहीं पॉसिबल? अब जब फोटो लग जाएगी दीवार के ऊपर तब भी लिखा हुआ आएगा पत्नी ऑफ, यानी वाइफ ऑफ समवन, अंकल की ही वाइफ है। लोग भी यही बातें कहेंगे कि उनकी फलाने की पत्नी मर गई, खुद की वो एक आइडेंटिटी नहीं मिली। और लोग बातें करेंगे कि अच्छा ही हुआ, कितना उनको टॉर्चर किया जाता था, इतना मारते थे उसको, शराब पी के मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, बुरी हालत थी बेचारी की, अच्छा हुआ कि अगर वो चली गई तो कहने का मतलब मरने के बाद भी अभी उसको याद किया जा रहा है, तो उन्हीं ऑडियंस के थ्रू किया जा रहा है, उन्हीं बैड एक्सपीरियंसेस ट्रायल्स के थ्रू किया जा रहा है। तो कहने का मतलब मरने के बाद भी उनको फ्रीडम नहीं मिली, इस तरह की हालत है। ओके, देन द टाइगर्स इन द पैनल। लेकिन एक बात जो यहाँ पर देखने को मिलती है, आंट जेनिफर की लाइफ जिंदा रहते हुए ऑडियंस में घिरी हुई थी, मरने के बाद भी वही हालत हो गई, उससे फ्री नहीं हुई। लेकिन लास्ट 2 लाइन्स कपलेट क्या है देखो, यानी जो क्वार्टर का लास्ट 2 लाइन्स कपलेट डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि अलग मीनिंग है। द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन वो टाइगर्स जो आंट जेनिफर ने, ये टाइगर जो पैनल पर बनाया था, कपड़े के पीस पर बनाया था, दैट शी मेड, जो उन्होंने बनाया था खुद ने, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो ऐसे ही प्रेंसिंग करते रहेंगे। फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, प्रेंस का मतलब क्या था? जंपिंग एंड रनिंग, राइट, जंपिंग एंड रनिंग। वो अभी भी उस पैनल के ऊपर जंप करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। कैसे? प्राउड एंड अनअफ्रेड, प्राउडली एंड अनअफ्रेड, बिना किसी से डरे। यहां पर एक बात समझो, फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने बताया कि वो टाइगर जो है उस स्क्रीन के ऊपर वो दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो असल में ये आंट जेनिफर की विश थी कि वो भी उन टाइगर्स के जैसे फ्री होना चाहती है। लेकिन अब यहाँ पर तो आंट जेनिफर जो है, शी इज डेड नाउ, वो तो मर गई। मरने के बाद भी जो टाइगर उसने बनाए हैं वो वहां पर उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर प्रेंस करेंगे, प्राउड के साथ, अनअफ्रेड, बिना किसी से डरे। अब ये क्या शो कर रहे हैं? पहले जब आंट जिंदा थी तब तो उनकी विश थी, अब तो मर गई है तब ये टाइगर्स क्यों प्रेंस करेंगे, ये क्यों दौड़ेंगे? तो असल में ये दौड़ना जो प्रेंसिंग है ये शो करता है आंट जेनिफर की अनफुलफिल्ड विश को, कि जो भी इनको देखेगा, इन टाइगर्स को देखेगा, वो याद करेगा कि आंट जेनिफर मरते मर गई लेकिन फ्रीडम उनको कभी भी नहीं मिली। वो टाइगर्स जो प्रेंस कर रहे होंगे प्राउडली, वो शो करेंगे कि उनकी लाइफ किस तरह से बिना किसी प्राउड मोमेंट के खत्म हो गई। अनअफ्रेड, ये टाइगर कूद रहे होंगे, जंप कर रहे होंगे, वहां पर वो वापस से बताएंगे कि आंट जेनिफर की लाइफ किस तरह से डर के मारे ही खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये लास्ट में जो टाइगर्स प्रेंसिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये आंट जेनिफर की जो एक विश थी जो पूरी नहीं हुई कभी, अनफुलफिल्ड विश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये पोएम थी 3 स्ट्रेंजा के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया औरतों की कंडीशन के ऊपर, कि औरतों के साथ कितने टॉर्चर्स हुए, कितनी प्रॉब्लम्स हुई, और मैरिड लाइफ के कितने प्रॉब्लम्स और ट्रायल्स होते हैं, कितने ऑर्डियल्स होते हैं, उनको झेलते हैं। और ये लगभग हर किसी की कहानी थी उस टाइम में। अभी तो कहानी थोड़ी उल्टा हो गई है, तो अब मेंस के ऊपर पोएम लिखने की जरूरत है। सो होपफुली आपको पोएम समझ में आई होगी। ये पोएम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, खास करके हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जो वहाँ पर जिस एज के अंदर वो है वहाँ पर वो औरतों की रिस्पेक्ट करना सीखें और उनको राइट्स जो है वो अवेल करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको पोएम अच्छी लगी हो। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब मिस्टर कुमार क्लास चैनल। थैंक यू वेरी मच।